न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। देश का एक और राज्य रेल नेटवर्क से जुड़ा, मिजोरम तक पहुंचा रेलवे ट्रैक, ये है इसका महत्व। कपिल सिब्बल ने सांप्रदायिक बयान देने वाले जज को बचाने का लगाया आरोप। दुनिया भर में पाकिस्तान को किया बेनकाब, अब पीएम मोदी से हुई मुलाकात। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। तो खबरें विस्तार से। देश का एक और राज्य रेल नेटवर्क से जुड़ा, मिजोरम तक पहुंचा रेलवे ट्रैक। पीएम मोदी के कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट मिशन के तहत नॉर्थ ईस्ट का एक और राज्य में भारतीय रेल से जुड़ गया है। मिजोरम की राजधानी आइजोल तक रेल की सुविधा पहुंचाने के लिए रेल पटरी बिछ चुकी है। बुधवार को उसका स्पीड ट्रायल हुआ है। एक मालगाड़ी को नए ट्रैक से गुजरा गया और यह एक सफल स्पीड ट्रायल था। इस सफल ट्रायल के बाद लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जब इस ट्रैक पर पैसेंजर्स ट्रेनें भी चलने लगेंगी। लोगों का मानना है कि पैसेंजर्स ट्रेन को लेकर जो भी औपचारिकताएं हैं उन्हें सरकार की तरफ से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि मिजोरम की राजधानी को भारत के हर दिल से जोड़ना लुमडिंग डिवीजन एनएफ रेलवे की बैराबी सेरांग नई बीजी लाइन परियोजना का CRS स्पीड ट्रायल। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कपिल सिब्बल ने सांप्रदायिक बयान देने वाले जज को बचाने का लगाया आरोप। राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि पिछले साल पूरी तरह से सांप्रदायिक टिप्पणी करने के बावजूद केंद्र सरकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने सवाल किया है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने न्यायाधीश यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए दिए गए नोटिस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि पूरे मामले में पक्षपात की बू आती है, क्योंकि एक तरफ राज्यसभा के महासचिव ने भारत के प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा है कि यादव के खिलाफ आंतरिक जांच को आगे न बढ़ाए, क्योंकि उच्च सदन में उनके खिलाफ एक याचिका लंबित है, जबकि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले में उन्होंने ऐसा नहीं किया। दिसंबर 13, 2024 में हमने एक इम्पीचमेंट मोशन दायर किया था चेयरमैन राज्यसभा। उसमें 55 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के उनके हस्ताक्षर हैं। अब लगभग 6 महीने हो गए और आज तक चेयरमैन साहब ने कुछ आगे कदम नहीं बढ़ाया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं उनका यही कर्तव्य है कि सिग्नेचर है या नहीं। तो इस बात को क्या 6 महीने लगने चाहिए? और एक और सवाल भी उठता है, क्या ये सरकार शेखर यादव की बचाई में लगी हुई है? ये बड़े दुख की बात है कि अगर संवैधानिक पद पे और ऐसे संवैधानिक पद पे जो मैं समझता हूं कि प्रोटोकॉल में नंबर 2 है, अगर वही अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने में 6 महीने लगा दे तो सवाल तो उठेंगे ना। और एक चौंकानी बात और है कि आपको याद होगा कि जब शेखर यादव ने VHP के कहने पे भाषण दिया हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में, तो वो बात सुप्रीम कोर्ट में आई और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कदम उठाया। शेखर यादव को दिल्ली में बुलाया गया
और उनसे पूछा गया कि ये आपने कैसे किया है। और उसके बाद चीफ जस्टिस इलाहाबाद से रिपोर्ट भी मंगवाई गई और चीफ जस्टिस इलाहाबाद ने सुना है कि रिपोर्ट नेगेटिव थी। और इस बीच चेयरमैन साहब ने 13 फरवरी 2025 को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये बात संवैधानिक तरीके से इसको देखा जाए और पार्लियामेंट भी ऐसी संस्था है जो इसको आगे ले जा सकती है, इसलिए कोई इन हाउस प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। और ये बात उन्होंने मार्च 2025 में सेक्रेटेरिएट जनरल के द्वारा एक चिट्ठी भेजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और वहां कहा गया कि आप इसमें आगे की कार्रवाई नहीं करिए। क्यों नहीं करिए? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो इम्पीचमेंट मोशन है वो एक संवैधानिक प्रतिक्रिया के साथ उसके आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें सुप्रीम कोर्ट को अपनी कार्रवाई पर रोक लगानी चाहिए। अब मुझे ये समझ नहीं है कि किस आधार पर यह बात हुई। पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या सरकार को ऐसी और क्या चेयरमैन साहब को ऐसी चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी जानी चाहिए? जो इन हाउस प्रोसीजर है वो सुप्रीम कोर्ट का अपना प्रोसीजर है, उसका इम्पीचमेंट मोशन से कोई ताल्लुक नहीं। अभी तो इम्पीचमेंट मोशन एडमिट भी नहीं हुआ, अभी तो दस्तखत की जानकारी चल रही है, 6 महीने हो गए। तो जब इम्पीचमेंट मोशन एडमिट ही नहीं हुआ तो उसका क्या ताल्लुक है इन हाउस प्रोसीजर के साथ? और अगर एडमिट हो भी जाता तो फिर भी उसका क्या ताल्लुक है? ये इन नवंबर 13, 2024 में हमने एक इम्पीचमेंट मोशन दायर किया था चेयरमैन राज्यसभा। उसमें 55 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के उनके हस्ताक्षर हैं। अब लगभग 6 महीने हो गए और आज तक चेयरमैन साहब ने कुछ आगे कदम नहीं बढ़ाया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं उनका यही कर्तव्य है कि सिग्नेचर है या नहीं, तो इस बात को क्या 6 महीने लगने चाहिए? और एक और सवाल भी उठता है, क्या ये सरकार शेखर यादव की बचाई में लगी हुई है? ये बड़े दुख की बात है कि अगर संवैधानिक पद पे और ऐसे संवैधानिक पद पे जो मैं समझता हूं कि प्रोटोकॉल में नंबर 2 है, अगर वही अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने में 6 महीने लगा दे तो सवाल तो उठेंगे ना। और एक चौंकानी बात और है कि आपको याद होगा कि जब शेखर यादव ने वीएचपी के कहने पे भाषण दिया हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में, तो वो बात सुप्रीम कोर्ट में आई और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कदम उठाया। शेखर यादव को दिल्ली में बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि ये आपने कैसे किया है। और उसके बाद चीफ जस्टिस इलाहाबाद से रिपोर्ट भी मंगवाई गई और चीफ जस्टिस इलाहाबाद ने सुना है कि रिपोर्ट नेगेटिव थी। और इस बीच चेयरमैन साहब ने 13 फरवरी
2025 को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये बात संवैधानिक तरीके से इसको देखा जाए और पार्लियामेंट में ऐसी संस्था है जो इसको आगे ले जा सकती है, इसलिए कोई इन हाउस प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। और ये बात उन्होंने मार्च 2025 में सेक्रेटेरिएट जनरल के द्वारा एक चिट्ठी भेजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और वहां कहा गया कि आप इसमें आगे की कार्रवाई नहीं करिए। क्यों नहीं करिए? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो इम्पीचमेंट मोशन है वो एक संवैधानिक प्रतिक्रिया के साथ उसके आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें सुप्रीम कोर्ट को अपनी कार्रवाई पर रोक लगानी चाहिए। अब मुझे ये समझ नहीं है कि किस आधार पर यह बात हुई। पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या सरकार को ऐसी और क्या चेयरमैन साहब को ऐसी चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी जानी चाहिए? जो इन हाउस प्रोसीजर है वो सुप्रीम कोर्ट का अपना प्रोसीजर है, उसका इम्पीचमेंट मोशन से कोई ताल्लुक नहीं। अभी तो इम्पीचमेंट मोशन एडमिट भी नहीं हुआ, अभी तो दस्तखत की जानकारी चल रही है, 6 महीने हो गए। तो जब इम्पीचमेंट मोशन एडमिट ही नहीं हुआ तो उसका क्या ताल्लुक है इन हाउस प्रोसीजर के साथ? और अगर एडमिट हो भी जाता तो फिर भी उसका क्या ताल्लुक है? ये इन हाउस प्रोसीजर किस लिए बना था? इन हाउस प्रोसीजर इसलिए बना था कि अगर ऐसी कोई बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पता चले कि कोई ऐसा जज है उच्च न्यायालय का जो अपना संवैधानिक कर्तव्य नहीं निभा रहा, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए। पर पहले जांच होनी चाहिए, पहले ये पता लगना चाहिए कि क्या जो उसने किया है उसमें कोई तथ्य है या नहीं। इसमें तो कोई शेखर यादव ने जो बयान दिया उसमें तो कोई दो राय है नहीं, वो तो बयान सबके सामने है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है। उन्होंने इनकार भी नहीं किया कि उन्होंने कैसा बयान दिया है, नहीं दिया, इस बात का उन्होंने इनकार नहीं किया। तो इसमें कार्रवाई की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट को यही तय करना था कि या ये जो शेखर यादव जी ने ऐसा बयान दिया है जो हमारे हिसाब से टोटली कम्युनल बयान है, क्या उसको देना चाहिए या नहीं, और ऐसी पब्लिक स्टेटमेंट करनी चाहिए या नहीं, यही तय करना था। और तय करने के बाद क्या ऐसा जज अपने जज होते हुए अपने उस कुर्सी पे उसको बैठना चाहिए या नहीं, यही तय करना था ना। और इम्पीचमेंट मोशन अगर एडमिट होता है तो निश्चित रूप से वो कार्रवाई अलग है, वो तो संवैधानिक कार्रवाई है, उसका कोई ताल्लुक नहीं इन हाउस प्रोसीजर के साथ। और अगर इन हाउस प्रोसीजर सरकार को पसंद नहीं है तो फिर उसकी भी एक अलग तरीका है उसको रद्द करने का। और सबसे चुकन्नी बात यह है कि चेयरमैन साहब ने यह कहा कि ये जो इन हाउस प्रोसीजर की बात है ये हमें पब्लिक डोमेन से पता चली, ये भी उन्होंने कहा। तो अगर पब्लिक डोमेन से पता चली और आपने चिट्ठी लिख दी तो फिर हम सवाल ये उठाते हैं कि जो पब्लिक डोमेन में यशवंत वर्मा के खिलाफ इन हाउस इंक्वायरी हो रही थी, आपने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? क्यों नहीं चिट्ठी लिखी? क्योंकि वो भी पब्लिक डोमेन में था। तो क्या ये सरकार शेखर यादव को बचाना चाहती है? ऐसे तो हमें लगता है कि बचाना चाहती है। और इसीलिए जो दस्तखत हैं उसकी जानकारी पूरी नहीं हो रही। और क्योंकि शेखर यादव 2026 में रिटायर हो जाएंगे तो ये मामला आगे बढ़ता जाएगा और जब तक वो रिटायर होने वाले होंगे तब तय होगा क्या करना क्या नहीं, ताकि वही वक्त ही नहीं रहेगा। और मैं आज आपसे कहता हूं
कि 55 दस्तखत है ना, तो दो बातें होंगी, या तो इन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी ताकि ये मामला यहीं फंसा रहे, या 6-7 दस्तखतों को कहेंगे ये सही दस्तखत नहीं है, ताकि वो मोशन रिजेक्ट हो जाए, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, उस पर वक्त लगे, ताकि शेखर यादव रिटायर हो जाए। तो तीसरी बात तो होगी नहीं। तो मुझे नहीं मालूम। और फिर यही लोग कहते हैं, और देखिए आपको याद होगा कि जब गवर्नर साहब एक स्टेट के, एक प्रदेश के बिल नहीं पारित कर रहे थे, तो यही चेयरमैन साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई हक नहीं है संवैधानिक कि वो तय करे कि कितने महीनों में इसका फैसला होना चाहिए, ये कहा था ना। और फिर उसके बाद जब ये जजमेंट आई तो निश्चित रूप से एक रेफरेंस भी आ गया सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को सामने रखते हुए। तो यही बात आज भी हो रही है कि कोई कोर्ट चेयरमैन साहब को यह नहीं कह सकता कि आप कितने दिनों में, कितने महीनों में और कितने सालों में आप फैसला करोगे, क्योंकि ये तो उनका हक है और संविधान में तो लिखित नहीं है कि कितने महीनों में फैसला होगा। तो ये दो तरफिया जो बातें हो रही हैं कि यशवंत वर्मा के केस में आप कहते हो कि साहब पब्लिक डोमेन में है, आप चिट्ठी नहीं लिखते, लेकिन शेखर यादव के केस में चिट्ठी लिखते हो। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया भर में पाकिस्तान को किया बेनकाब, अब पीएम मोदी से हुई मुलाकात। पीएम मोदी ने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष दुनिया को बताकर वापस लौटे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने उन सभी लोगों की प्रशंसा की जो इस डेलीगेशन का हिस्सा थे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात की जानकारी देते हुए तस्वीरें भी साझा की। डेलीगेशन की इस बैठक में मौजूद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि पीएम के साथ यह बैठक काफी अच्छी रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने डेलीगेशन में शामिल उन सभी लोगों से व्यक्तिगत रूप से बात की और उनका धन्यवाद दिया। हम सभी ने भी अपने अपने विचार प्रधानमंत्री के सामने रखे और उन्हें सलाह भी दी। Interaction with the Prime Minister, he also shared the picture with you as well. What is being talked about, sir? I haven't seen the pictures yet, but he certainly was very, very pleasant to all of us. I think he saw this as an opportunity to thank the delegations for their service, and he was very pleasant. He spent more than an hour with all of us, an hour and a quarter. He walked around the lawn to different tables, talking to different groups of people. We all sort of chatted with him in a very informal way. It was not a formal meeting at all. There were no formal speeches, or even those of us who had given him our reports on the trip did not present those reports or speak to them particularly. But it was a good, lively, informal conversation. Anything specific he wanted to know or you shared with him? No, we all shared lots of things with him, and I'm sure that in the fullness of time some of this will be apparent. But one general proposition I've noticed is that in every country, people came back saying this was a very good idea, that countries appreciated having members of parliament come and visit them. And we all suggested we should make a practice of this more often, sending MPs to engage with legislators in other countries. And the Prime Minister certainly seemed to take that idea on board. It was his idea to begin with, but it was well received in other countries. ഞാൻ എഴുതി आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि, दौसा में सर्वधर्म सभा, सचिन समेत कई नेता हो रहे शामिल। पूर्व केंद्रीय मंत्री और गुर्जर समाज के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय राजेश पायलट की आज 25वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर दौसा में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रदेश कांग्रेस के सचिन पायलट, अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। गुर्जर समाज के इस लोकप्रिय नेता का प्रभाव सिर्फ प्रदेश तक ही सीमित नहीं था, बल्कि केंद्र की राजनीति में भी उनका विशेष दबदबा रहा है। जनता से उनके सीधे जुड़ाव के लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने जमीनी स्तर से उठकर राजनीति की ऊंचाइयों को छुआ है। आज भी स्वर्गीय राजेश पायलट के नाम पर पूरा गुर्जर समाज एकजुट हो जाता है।
जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजा रघुवंशी हत्याकांड ने सभी को झकझोर दिया। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। राजा रघुवंशी के घर वालों में सोनम को लेकर गुस्सा है। मेघालय पुलिस के अनुसार आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। वहीं मध्य प्रदेश से राजा रघुवंशी हत्याकांड इंदौर एडीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है कि इंदौर पुलिस की मदद शिलांग पुलिस ने मांगी थी। शिलांग पुलिस की टीम 7 जून से यही है। अब इस शिलांग पहुंच चुके हैं। इंदौर से जुड़े 4 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा शिलांग पुलिस ने इंदौर क्राइम ब्रांच को किसी भी तरह का इनपुट नहीं दिया है। उन 4 नामों के अलावा इस मामले में कोई नाम सामने नहीं आया है। अगर शिलांग पुलिस आगे कोई मदद मांगती है तो इंदौर पुलिस जांच में मदद करेगी। देखिए, उसमें ऑलरेडी टीम रवाना हो चुकी है और ये शिलोंग पहुंच चुके हैं। और इंदौर पुलिस की जो असिस्टेंस इनके द्वारा मांगी गई थी, 7 तारीख से टीम यहाँ पर थी और कल रात को इंडिगो फ्लाइट से रवाना हो गई 9:45 पर और शिलोंग पहुंच भी गए हैं। जो मेरे डीएसपी जो क्राइम के उनसे शिलोंग से बात हुई थी। घटना को लेकर क्या अभी इस तरह का कोई अपडेट नहीं, चूंकि ये टीम जा चुकी है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कब करेंगे? पहलगाम हमले को लेकर संसद में चर्चा होगी। कांग्रेस ने बुधवार को पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश भेजे गए 7 संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से मुलाकात करने के बाद अब पहलगाम घटना के बाद देश की सुरक्षा और विदेश नीति चुनौतियों पर संसद के मानसून सत्र में पूर्ण बहस कराने पर सहमत हुई। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि यह स्वाभाविक था कि पीएम मोदी उन सभी 50 सांसदों से मिले जो 32 देशों में गए। उन 7 प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य थे। जहां तक हमारा सवाल है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन हमारे पास केवल 4 सरल प्रश्न हैं। हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री इन सवालों का जवाब दे। सवाल नंबर: प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कब करेंगे और नेताओं से कब मिलेंगे? Well, it was natural that the Prime Minister meet all the MPs who were members, who were 50 MPs who were members of these 7 delegations that went to 32 countries. It was natural that the Prime Minister meet them and exchange views with them. That was not a surprise as far as we were concerned. But we have only 4 simple questions. Now that he has met the MPs, the delegations went, they put forward India's point of view. We have 4 questions, simple questions which we have been asking, and we would like the Prime Minister to give the nation these answers. Question number 1: when is the Prime Minister going to chair an all-party meeting and meet the leaders? I underline the word leaders, not MPs, leaders of opposition parties, and take them into confidence on the internal and external security challenges that have emerged after the Pahalgam terror attack. We've had 2 all-party meetings. They have been marked by the Prime Minister's absence. He did not come for these meetings. So we would like, now that he has met the MPs, he should meet the leaders of the opposition political parties. Why create a divide between MPs and the leaders? After all, leaders are leaders. Our democracy does not depend on individuals, it depends on political parties. So when is he going to have an all-party meeting, chair an all-party meeting, and have similar type of interaction that he had with MPs, with leaders of political parties? Leaders, not MPs. Second, our question is, we have, after the Pahalgam attacks, after the Kargil attack, in fact, after the Kargil war, we had a Kargil review committee. It was set up on the 29th of July 2000. It was chaired by Dr. Jaishankar's father, K. Subramaniam, the strategic affairs guru. They prepared the report by December of 99, and that report was placed in the table of the House on the 23rd of February 2000. Will there be a similar exercise to, particularly in the light of the CDS's revelations in Singapore, what he has said, very important things that he has said in Singapore, not in India, but he said it in Singapore. Will there be a review? Will there be an analysis? What is the future of warfare? What is the nature of the Pakistan-China linkage? What are the new challenges that we are going to face? With the use of drones, with the use of artificial intelligence, with the use of new satellites, the whole nature of warfare has changed. So will there be a review? Will there be a report? Will there be an analysis? And will that be
placed in the parliament so that MPs can be informed, political parties can be informed, the nation can be informed, and we can have a discussion on what additional capabilities that India needs to build. So that's our second question. Third question, India parties wanted a special parliament session. That special parliament session request was denied. Now monsoon session has been announced for the 21st of July. Will the Prime Minister allow a full day discussion, 2 full days, on internal and external security challenges, on China, on Pakistan, on the new emerging technologies which we have to contend with the challenges posed by President Trump's repeated claims? You know, there are serious issues. We are not discussing military strategy. We are not competent to discuss military strategy. But foreign policy, economic policy challenges, diplomatic challenges, strategic challenges, internal security, external security. So will we have 2 days of discussion, 2 full days of discussion, in a constructive spirit to build a collective will? So this is our third question. In a constructive spirit to build a collective will. So this is our third question. And our fourth question is that the Pahalgam terrorists who perpetrated this brutal attack on the 22nd of April 2025 are still free. They have not been brought to justice. They were responsible for the Poonch attack in December 23. They were responsible for Gagangir in October 24. They were involved in Gulmarg in October 24. These are all reports that have not been denied. So when will these Pahalgam terrorists be brought to justice? So Prime Minister meeting the MPs is fine, that's his prerogative. He sent the MPs, he has to meet the MPs. But when is he going to meet leaders of political parties? When is he going to announce a 2-day discussion in the forthcoming parliament session? Is he or is he not going to have a Kargil review committee type of an exercise on Operation Sindoor and its impact? And fourth, when will the Pahalgam terrorists be brought to justice? These are the 4 questions. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेज पर पैर तलवार से काटा केक, लालू प्रसाद यादव ने ऐसे मनाया अपना जन्मदिन। राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आज 78 साल के हो गए हैं। उन्होंने अपने 78वें जन्मदिन पर 78 किलो का लड्डू केक तलवार से काटा। उन्होंने अपने आवास पर बड़े धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त का उत्साह दिखा। लालू यादव जब 78 किलो का लड्डू केक काट रहे थे, इस दौरान उनका पैर मेज पर था। उनके समर्थकों ने खोखे से तलवार निकालकर लालू को दी, फिर आरजेडी चीफ ने केक काटे। लालू यादव के तलवार से केक काटने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसको लेकर कुछ नेता उन पर निशाना भी साध रहे हैं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजा के पिता बोले सोनम पर था मंगल दोष, पति को मारकर किसी और से शादी करना चाहती थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड ने सभी को झकझोर दिया है। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, इस मामले में नए खुलासे हो। राजा रघुवंशी के घर वालों में सोनम को लेकर गुस्सा है। मेघालय पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। इसी बीच राजा रघुवंशी के पिता अशोक रघुवंशी का बयान सामने आया है। राजा रघुवंशी के पिता अशोक रघुवंशी ने कहा है कि अगर सोनम रघुवंशी से कड़ी पूछताछ की जाए तो मामले के कई तथ्य सामने आएंगे। एक महिला अकेले ऐसा नहीं कर सकती, इसमें दूसरे लोग भी शामिल हो गए। उसे मंगल दोष था और उसने उसके पति को मारकर किसी और से शादी करने की सोची। मेरा बेटा बहुत मासूम था, वो अपने काम से काम रखता था। अभी उससे अगर कड़ी पूछताछ होगी सोनम से तो आगे का राज और खुलेगा। इसमें और ही मिले होंगे ये और भी लोग कि एक लेडीज इतना वो नहीं कर सकती है। आज मैं साला किसी जाऊंगा मारने जगह 4 जगह सोचूंगा कि इसको मारूं, मैं डरूंगा। अरे मैं अकेले कैसे पर रहूंगा? वो अकेला जब इतना गेम चला सकती है तो समझ फिर उसके आगे पीछे और कोई होंगे उसमें, उसकी लेडीज से उसकी सहेली या कोई लेडीज से मिली होंगी। पॉइंट वाले बात बोला मैंने आपको। बस फिर क्यों करा होगा ऐसा? आपको क्या लग रहा है? और मंगल चक्कर भी थी कि एक को मरवा दूंगी तो मेरे को भी 2 सड़ जाएगा तो मेरा जो प्रेम उससे शादी कर लूंगी। पॉइंट पे पॉइंट बात वाली। अंदर आदमी से देखता ना ये तो
ये रिश्ता कैसे आया था? क्या कोई रिश्ते के वो बनती है, वो पुस्तकें आपके समाज में बनती है, मेरे समाज में बनती है, सब में बनती है। तो उसमें लड़का के पसंद करता है, अपन नंबर भी लिखते हैं, एड्रेस भी लिखते हैं, फलाना कॉलोनी के ये। फिर अपन रिश्ते के बाद तो फ़ोन लगाते भाई हमारा लड़का भी मंगल है, लड़की वाला कहता हमारी लड़की मंगली है। फिर हम देखने आ सकते हैं, तो अपन बोला हाँ ठीक है आओ, हम आपका घर देख लेंगे। फिर आगे आगे शादी ब्याह बात चलती है। मुझे क्या होना था कि शादी ऐसी होगी सर मेरे बच्चे हमेशा के लिए चला जाए। आपने कभी नहीं सोचा था कि अरे नहीं, मेरा बच्चा इतना सीधा था कि आस पड़ोस से भी कहता है तुम्हारा छोटा वाला बात करते ही नहीं। मैंने भैया उसे काम से काम करता है, जो चाहिए पापा क्या चाहिए मम्मी क्या चाहिए ला के दे देते हैं। फोन पे बात लगातार सोनम करती रहती, कभी आप लोगों को शक नहीं हुआ? और ने क्या नए ना जोड़े में को बता नहीं पाता, बोला मैं कहूँगा पापा मम्मी नाराज होंगे कि बात क्या है, शाम को बात कर लेंगे, शाम को देखो। तो सुबह वो उसके बाद उसके फार्म पर लगी रहती है। उसने 1 चक्कर पूछा 2 चक्कर पूछा कि तो बात क्यों नहीं करती? अरे मेरे को मेरा ऑफिस में ये फलाना काम, मेरा गाड़ी लगती है, ये वो फलाना डिमका प्लाट करना, ये बस। घर वाले भी क्या शामिल हो सकते हैं क्या आप? हाँ वो तो जब घर वाले भी शामिल, घर वालों मालूम मेरी छोरी इसमें की है तो तुमको शादी नहीं करना था। जब वो दूसरे से लगी हुई है तो फिर तुमने दूसरा घर बर्बाद क्यों करा? उसने उसका घर का बर्बाद भी कर लिया, मेरा घर ये बर्बाद हो गया। राज के घर वाले कह रहे हैं कि वो बिल्कुल निर्दोष है, वो तो कोई निर्दोष ही बहन नहीं मानता था। अरे कोई, हमने भी 60 साल की उम्र निकाल ली, ऐसे बेन मान लेते हैं, हर किसी को बेन बना लेते हैं। मैं आपके घर से क्या आप मेरे रिश्तेदार हो गए क्या? सर मेघालय के मंत्री वो कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए आप इस चीज को मांगना। इन्होंने बहुत मेघालय को बदनाम करा है, वो बदनाम करा है, जबकि वो तो नहीं अंडरग्राउंड काम कर रहे थे। मेघालय की पुलिस लेके इंदौर, मेघालय की पुलिस लेके इंदौर आई है। और ये इंदौर आई ना, ये पहले इंदौर आ चुकी, 2 दिन यहाँ रह चुकी है, इसकी लड़ाती रही किराए के मकान में। रातों रात वो क्या दिन में सफर नहीं करती, रात में सफर करती थी ये, कि दिन में कोई पहचान लेगा। आपको भरोसे मेघालय पुलिस ने सही काम किया? बहुत अच्छा काम किया। मैं तो मेघालय का जो बदनाम करा था माफी चाहता हूँ मैं, बहुत अच्छे। आप माफी मांग रहे हैं? हाँ। क्यों? बदनाम वो लड़का वाला कर रहे ना। आप मैं तो मुझे तो मेरा बच्चा पहले लाश आई मगर ढूंढ से निकाला। वो तो आज भी कह रहे हैं मेघालय वो एक ही स्टूडेंट की है, सीबीआई चाहिए, सीबीआई चाहिए। क्या करें सिवार के, मेरा बच्चा तो मरा वाला दिया, तेरी छोरी आज जिंदा है, वो तो इसके भी वो केस बंद हो जाएगा, फिर वो शादी करेगी उससे ही। आप क्या मांग करते हैं कि इस चीज इनको तो पिता है, इनको तो फांसी की सजा पहले तो पूरी इंक्वायरी अभी होगी, इसमें और भी पकड़ाएंगे और भी पकड़ाएंगे। घर वाले कह रहे हैं कि वो बिल्कुल निर्दोष है, वो तो कोई निर्दोष ही बहन नहीं मानता था। अरे कोई, हमने भी 60 साल की उम्र निकाल ली, ऐसे बेन मान लेते हैं, हर किसी को बेन बना लेते हैं। मैं आपके घर से क्या आप मेरे रिश्तेदार हो गए क्या? सर मेघालय के मंत्री वो कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए आप इस चीज को मांगना। इन्होंने बहुत मेघालय को बदनाम करा है, वो बदनाम करा है, जबकि वो तो नहीं अंडरग्राउंड काम कर रहे थे। मेघालय की पुलिस लेके इंदौर, मेघालय की पुलिस लेके इंदौर आई है। और ये इंदौर आई ना, ये पहले इंदौर आ चुकी, 2 दिन यहाँ रह चुकी है, इसकी लड़ाती रही किराए के मकान में। रातों रात वो क्या दिन में सफर नहीं करती, रात में सफर करती थी ये, कि दिन में कोई पहचान लेगा। आपको भरोसे मेघालय पुलिस ने सही काम किया? बहुत अच्छा काम किया। मैं तो मेघालय का जो बदनाम करा था माफी चाहता हूँ मैं, बहुत अच्छे। आप माफी मांग रहे हैं? हाँ। क्यों? बदनाम वो लड़का वाला कर रहे ना। आप मैं तो मुझे तो मेरा बच्चा पहले लाश आई मगर ढूंढ से निकाला। वो तो आज भी कह रहे हैं मेघालय वो एक ही स्टूडेंट की है, सीबीआई चाहिए, सीबीआई चाहिए। क्या करें सिवार के, मेरा बच्चा तो मरा वाला दिया, तेरी छोरी आज जिंदा है, वो तो इसके भी वो केस बंद हो जाएगा, फिर वो शादी करेगी उससे ही। आप क्या मांग करते हैं कि इस चीज इनको तो पिता है, इनको तो फांसी की सजा पहले तो पूरी इंक्वायरी अभी होगी, इसमें और भी पकड़ाएंगे और भी पकड़ाएंगे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनंतनाग जम्मू कश्मीर अमरनाथ यात्रा 2025 पर भाजपा नेता रविंदर रैना का बयान। कश्मीर के लिए रेल सेवा शुरू होने की परियोजना पूरी होने के बाद अब जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से श्री अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने की तैयारियों में जुट गया है। उपराज्यपाल ने शनिवार को राजभवन में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की 49वीं बोर्ड बैठक में संबंधित विभागों की तैयारियों की समीक्षा की और यात्रियों के लिए सुविधाओं में और सुधार के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की।
उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वहीं अमरनाथ यात्रा 2025 पर भाजपा नेता रविंद्र रैना ने कहा है कि आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और मैं अमरनाथ बर्फानी के सभी भक्तों से बिना किसी हिचकिचाहट के कश्मीर आने की अपील करता हूं। घाटी अपने शिव भक्तों का इंतजार कर रही है। यह वही कश्मीर है जिसने हमेशा अमरनाथ यात्रा की सफलता में पूरे दिल से योगदान दिया। आने वाले दिनों में यहाँ श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी शुरू हो रही है जी। मैं पूरे हिंदुस्तान से और दुनिया भर में रहने वाले भगवान अमरनाथ बर्फानी जी के शिव भक्तों से अपील करता हूं कि बिना किसी चिंता फिक्र के आप कश्मीर में आइए। खुले दिल से बेखौफ होकर निश्चिंत होकर श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए कश्मीर में आइए। कश्मीरी बड़ी बेसब्री से पलकें बिछाए शिव भक्तों का इंतज़ार कर रहे हैं। पलकें बिछाए कश्मीरी अपने मेहमानों का इंतज़ार कर रहे हैं। ये वो कश्मीर है जिसने सदियों से श्री अमरनाथ जी की यात्रा को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिया है और एक बार फिर कश्मीर श्री अमरनाथ जी की यात्रा को सफल बनाने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। श्री अमिताभ बच्चन साहब ने एक बार गुजरात के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक स्लोगन दिया था, कुछ दिन तो गुजारिए कच्छ में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में जी। और आज मैं पहलगाम की सरजमी से पूरे हिंदुस्तान को और दुनिया भर को ये पैगाम देता हूं, आइए कुछ दिन गुजारिए कश्मीर में, आइए कुछ दिन गुजारिए धरती के स्वर्ग में, आइए कुछ दिन गुजारिए इस जन्नत में, इस कश्मीर में। ये पैगाम है, ये कैंपेन है जो कश्मीर की सरजमी से हम पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया भर में रहने वाले हिंदुस्तान प्रेमियों के लिए ये आह्वान करते हैं, ये गुजारिश करते हैं, आइए गुजारिए कुछ दिन कश्मीर में, आइए गुजारिए कुछ दिन इस जन्नत में, आइए गुजारिए कुछ दिन धरती के स्वर्ग में, आइए कुछ दिन गुजारिए कश्मीर में। महबूबा मुफ्ती। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में महंगी हुई शराब लेकिन घटे बियर और वाइन के दाम। महाराष्ट्र सरकार ने शराब पर एक्साइज ड्यूटी में बढ़त करने का फैसला लिया है, जिसके चलते राज्य के शराबियों को तगड़ा झटका लगा। राज्य सरकार ने बियर और वाइन को इस कटौती से बाहर रखकर कंपनियों और वाइन के शौकीनों को बड़ी राहत दी है, जिससे ये बात साफ हो गई है कि बियर और वाइन की कीमतों में किसी भी प्रकार की कोई बढ़त नहीं होने वाली। यही कारण है कि इन दोनों लिकर बनाने वाली कंपनियों के शेयरों को रॉकेट की रफ्तार मिल गई। आपको बता दें कि एक्साइज ड्यूटी में बढ़त होने के बाद रिटेल शॉप्स के साथ ही रेस्टोरेंट और बार दोनों में ही शराब महंगी हो जाएगी। हालांकि बियर और वाइन को इस टैक्स कैटेगरी से दूर रखा गया है। बियर में हार्ड लिकर के मुकाबले में अल्कोहल की क्वांटिटी कम होती, यही कारण है कि इसे छूट मिली। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा का ऐलान, एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने राजधानी में पर्यावरण संरक्षण और जल संकट से निपटने के लिए सरकार की नई पहलों की जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने दिल्ली वासियों से अपील करते हुए कहा है कि मैं सभी दिल्ली वासियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने आसपास के पार्क में अपनी मां के नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। वे एक संवेदनशील और पर्यावरण को समर्पित पहल है जो हमारे जीवन और भावनाओं को प्रकृति से जोड़ती है। दिल्ली में बढ़ती जल मांग और गंदे पानी की समस्या को लेकर मंत्री वर्मा ने कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर पूरी गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि हर घर तक पानी पहुंचे। बदलाव में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हम लगातार सुधार की दिशा में काम कर रहे हैं। और
प्रधानमंत्री के साथ अब कदम ताल होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सारे देश को मैसेज दिया था कि देश को साफ रखिए, साफ सफाई रखिए, कूड़ा मत फैलाइए, और उसके बाद में जन जागरण एक शुरू हो गया था। ऐसे पिछले साल जब प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम शुरू किया पर्यावरण दिवस पर 5 जून को, तो 5 महीने के अंदर ही पूरे देश में 100 करोड़ पेड़ लगा दिए गए। इस साल भी दिल्ली सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है, और हमारी भी ये है कि पूरे दिल्ली में हम इतने पेड़ लगाएं कि दिल्ली की जो गर्मी है वो भी थोड़ी सी कम हो, दिल्ली का तापमान भी थोड़ा कम हो, और दिल्ली वासियों को राहत मिले। इसी दिशा में दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर किया है, उस कार्यक्रम में शामिल हुआ। तो मेरी सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम पर अपने आसपास के पार्कों में वहाँ पर अपने हाथों से लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए, ताकि वो बड़ा होगा तो कहीं पर फल देगा, कहीं पे छाया देगा, बाद में लकड़ी भी देगा। तो इसके लिए हमको एक पूरा जन जागरण शुरू करना चाहिए। दिल्ली में सर प्रचंड गर्मी पड़ रही है, समर एक्शन प्लान गवर्नमेंट ने जारी किया था, किस तरह से वो इम्प्लीमेंट हो रहा है? लोगों को भी एडवाइजरी है कि वो 10 से 4 बजे के वक्त धूप में ना निकलें, एल्डरली और खासतौर पे बच्चे। देखिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट द्वारा जो हमने आज से 2 महीना पहले दिल्ली समर एक्शन प्लान को जारी किया था, उसके दौरान में काम हुआ है, फंड का आवंटन हुआ है, बहुत सारे टेंडर हुए हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर हमने प्याऊ बनाए हैं, और पानी का भी एक अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हो, सभी घरों में, कॉलोनी में, गांव में पानी पहुंचे, उसके लिए भी हमने कदम उठाए हैं। इसको और अच्छा करने में और आपको बदलाव दिखने में थोड़ा सा समय लगेगा। हम अगले साल तक, क्योंकि अभी हमें केवल 100 दिन हुए हैं, मगर अगले साल तक जितने कार्यक्रम हमने कर दिए, जितने टेंडर हमने कर दिए हैं, उसको होने में थोड़ा समय लगेगा, मगर अगले साल तक और हम सारे दिल्ली वासियों को राहत दे पाएंगे। सर, पानी की क्या स्थिति है दिल्ली के अंदर इस समय? देखिए, पानी की डिमांड अभी हमारी बढ़ गई है, मगर हमारे टैंकर, हमारा जो पूरा वाटर मैनेजमेंट है, हमारे सारे अधिकारी उसको निगरानी कर रहे हैं, कहीं पर भी पानी की कमी ना हो। बहुत सारी जगह पर गंदे पानी की भी समस्या है, तो जो उनके नीचे की वाटर लाइन है उसको चेंज करने की बात है। तो हमारी तरफ से जो काम आज तक इससे पहले की सरकार 10 साल में नहीं कर पाई, उससे ज़्यादा काम हमने 100 दिन में हमारी योजना में करके दिखाया है, और अभी उसको ग्राउंड पे लाने की बात है। सर, हरियाणा काउंटर पार्ट से आपने गुजारिश की थी कि यमुना के अंदर ट्रीटेड वाटर ही सिर्फ डालें, उसको लेकर कोई डेवलपमेंट था ताकि यमुना के होलिस्टिक अप्रोच में सफाई हो सके? बिल्कुल, उसके ऊपर में काम चल रहा है। सर, 2000 करोड़ का जो घोटाला था क्लासरूम का, मनीष सिसोदिया एसीबी के संबंध के ऊपर नहीं आए हैं, तो सेकंड सम्मन अब जारी हुआ है, जबकि 5 जून को सत्येंद्र जैन। देखिए, मैं उन सबसे कहूँगा, अगर वो ये बात को बार बार कहते आए हैं कि हमने कोई घोटाला नहीं किया, तो आपको इंक्वायरी को ज्वाइन करना चाहिए, आपको अपनी बात को सामने रखना चाहिए, और हमारा जो उसमें अनियमितताएं हैं, हमारा डिपार्टमेंट उसको अपनी बात को रखेगा, और उसके बाद में जो कोर्ट फैसला करेगी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य में स्मृति ईरानी ने गिनाई पीएम मोदी की उपलब्धियां, धारा 370 से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की सराहना की। इस कार्यक्रम में अधिवक्ता, डॉक्टर, प्राध्यापक, शिक्षक, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और व्यवसायी बड़ी संख्या में शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि सभी के सहयोग से मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल रहे हैं। तीसरी बार भारत की जनता ने मोदी सरकार को आशीर्वाद दिया है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार सत्ता के लिए नहीं, बल्कि गांव, गरीब, किसान और महिलाओं की सेवा के लिए समर्पित है। भाजपा सत्ता की नहीं, राष्ट्र की उन्नति के लिए संकल्पित है। यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बलिदान तथा करोड़ों कार्यकर्ताओं के त्याग और तपस्या से सिंचित है। और दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब दिया।
और आत्मनिर्भरता की प्रधानमंत्री जी वर्षों वर्ष बात कर रहे थे, तो उस आत्मनिर्भरता का एक प्रमाण दिया आज हमारे देश में बना तंत्र, डिफेंस इक्विपमेंट, उसका एक्सपोर्ट 34% बढ़ा है। इसलिए आज आप सबसे आग्रह करने आए कि जब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आपसे मिले तो निश्चित रूप से संवाद की दृष्टि से, समन्वय की दृष्टि से पार्टी की सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा निश्चित रूप से करें। अगर आपके कोई सुझाव हैं हमारे नेतृत्व तक पहुंचाएं, क्योंकि जैसे रविंद्र जी ने कहा, लक्ष्य हमारा एक कि प्रदेश और देश की प्रगति होना चाहिए और उस प्रगति में सहयोग हमारा होना चाहिए। गरीब कल्याण की भावना के साथ, किसान कल्याण की भावना के साथ, सुशासन की भावना के साथ हमारी सरकार की कई उपलब्धियां हैं। अरे एक ऐसी सरकार आई जिसने 11 साल में 25 करोड़ हिंदुस्तानियों को बहुआयामी गरीबी से उभारा है ताकि वो भी उन्नति के पथ पर चल सके। ये कार्यक्रम मात्र उपलब्धियों को गिनवाने का कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम हर नागरिक तक पहुंचकर आभार वंदन का कार्यक्रम है। मैं नहीं जानती, यहाँ मीडिया के भी मित्र हैं, प्रोफेशनल भी कई यहाँ पे सहयोगी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो भाजपा के आमंत्रण पर आए हैं। वो भाजपा से शायद पहली बार मुखातिब हो रहे हैं, मिल रहे हैं। हम नहीं जानते आपने किसको वोट दिया, किसको वोट देंगे। हम इतना जानते हैं राजनीति हमारी चाहे कुछ भी हो, राष्ट्रनीति हमारी एक है। क्यों? क्योंकि अटल जी ने कहा था ये वंदन इसकी नदी नदी हमारे लिए और गरीब कल्याण है। मैं कहूंगा कि अगर सुरक्षा को देखें किसी भी राज्य के लिए और देश के लिए जो सबसे जरूरी होता है विकास के लिए, वो सुरक्षा। और सुरक्षा के बारे में अगर आप देखें इन 11 वर्षों में देश किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सुरक्षित किया है, वो किसी से आज छुपा हुआ नहीं। देश के प्रधानमंत्री 14 में जब बने उससे पूर्व देश की क्या हालत थी, देश की सरहद की क्या स्थिति थी। देश के अंदर में आतंक उग्रवाद थे और देश के बाहर से आतंकवाद आकर के आए दिन हमला होता था। बड़े बड़े महानगरों में, शहरों में कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं थे। गांव में, जंगलों में उग्रवादियों के इस प्रकार से आतंक था। अगर हम झारखंड की धरती पर भी विचार करें तो मैं अभी हमसे पूछ रहे थे स्मृति जी, तो हम उस समय की बात बता रहे थे कि झारखंड की हालत क्या थी कि आप थोड़ा पीछे मुड़ करके देखें तो जब 2000 में हम सब लोग अलग हुए थे, 2000 के पहले अब यहां से पलामू की ओर रात में गाड़ी नहीं जाती थी, रात में चतरा की ओर गाड़ी नहीं जाती थी, रात में गिरिडीह की ओर नहीं गाड़ी जाती थी, गिरिडीह से धनबाद की ओर नहीं जाती थी, लाहौर तक गुमला की तरफ लोग नहीं जाते थे। और तो और गांव घरों में भी जो अच्छे बड़े किसान थे वो गांव घर छोड़ करके, अपनी खेती बाड़ी को छोड़ करके शहर की ओर लोग पलायन कर गए थे। और ये घटना सिर्फ झारखंड ही नहीं, बिहार में ऐसी हालत थी और देश के अन्य राज्यों में भी, चाहे वो उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, आजकल अखबारों में हम सब लोग देखते हैं। कांग्रेस ने तो इस देश में वर्षों तक राज किया था, लेकिन कभी भी इसको इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बच्चू कडू के समर्थन में मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन। प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बच्चू कडू के समर्थकों ने अमरावती में कडू की भूख हड़ताल के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। वह आम कर्ज माफी 5000 मासिक मानदेय, विकलांग व्यक्तियों के लिए 6017 अन्य मांगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वित्त मंत्री अजित पवार के
पोस्टरों पर पहले दूध चढ़ाकर प्रतीकात्मक विरोध जताया, फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, गुस्से प्रदर्शनकारी किसानों ने अनाज सड़क पर फेंक दिया और टायर जलाकर प्रदर्शन किया। टायरों से उड़ते धुएं के कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर स्थिति को काबू में लिया गया। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर को। जातिगत सर्वेक्षण के मुद्दे पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार का बयान। जातिगत सर्वेक्षण के मुद्दे पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कहा है कि हम लोगों की भावना जानते हैं, हम हर जीवन का सम्मान करते हैं। हमने समाज के विभिन्न वर्गों से जानकारी एकत्र की है। उनमें से कुछ को लगता है कि यह 10 साल पुराना सर्वेक्षण है। हालांकि हमने इस पर बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन मूल रूप से हम रिपोर्ट से सहमत हैं। चाहे रिपोर्ट कुछ भी हो, लेकिन हम केवल संख्याओं के बारे में चिंतित हैं। हमें उस पर अंतिम निर्णय लेना था। उससे पहले मेरी पार्टी के हाईकमान ने हमें बुलाया था। उन्होंने विवरण मांगा है कि उन्होंने मीडिया नेताओं से परामर्श किया है और उन्होंने हमें निर्देश दिया है कि हाँ, हम अपनी नीति के अनुसार चले। जो भी पिछड़ा वर्ग आयोग है, किसी को नाराज नहीं होने दे। We know the sentiment of people. We respect every life. That is different issue. This is an issue which was been lingering from last 3 months. The matter was placed in the cabinet. All the ministers had their own opinion. We have collected information from various sections of the society. Some of them, they feel that it is a 10-year-old survey which has been done. Though we have spent a lot of money on that, but basically we agree the report, whatever the report is there. But we are only worried about the numbers. That is why even on the scheduled caste internal reservation, a survey is been, resurvey is been conducted on their own right and left issue. Now government, my party discussed with all of them. 22nd we were supposed to take a final call on that. Before that my party high command has summoned. They have asked us the detail, they have consulted with various leaders and they directed us. Yes, you go by your policy of whatever the backward class commission is there, but you have an opportunity, but what has been done. So let every section, let no one should be annoyed. See, yesterday you should be very happy that the Lingais and the Vakariga leaders and all the Mutts have welcomed the decision of what the party high command has said. What the high command has said. So my chief minister also agreed. We both were a party to the entire discussion and we have agreed and we will see that it will be a people's movement. Let even BJP people also, whatever they want to fill up the gap, they feel that it is not good, not proper and all. This report was being submitted by a BJP man. Again, he was a BJP leader. Then he joined the Congress. After submitting the report, he joined the Congress party. This Mr. Jayaprakash Hegde was being appointed from the BJP itself. It was their report. But now we said that we have accepted the report and we did before placing it before the assembly. Now we have taken a call. Sir, how? I don't want to comment on it. It is a one-man commission and all the officers, all of them are cooperating with that. Even you can, even if BJP people want to tell anything, that they also go and give their opinion. It is a commission. It is anyone can participate and give their opinion. I don't want to comment on the commission where judiciary has been involved. Sir, what step will not occur again? One thing I would like to tell you, we are bringing a policy. I am myself, Chief Minister. We just had a small talk. I am coming out with a crowd preventing this policy. New policy on crowd, how to management the crowd. We are coming out with a policy. I have written to my law ministry, my chief minister and all, so that wherever in the state, in some states they are, from Karnataka we are coming out with a policy to prevent this crowd management policy. Sir, आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की। सुप्रिया सुले ने की ऑपरेशन सिंदूर की सराहना। एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह एक साहसिक और मानवीय कदम है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।
ऑपरेशन सिंदूर के तहत संकट में फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया और सुप्रिया सुले ने इस पूरे अभियान को राष्ट्र के हित में बताया। उन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे प्रयासों को समर्थन मिलना चाहिए। हालांकि सुप्रिया सुले ने अन्य मुद्दों पर भी केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना भी की। उन्होंने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को यह संदेश देने की कोशिश की कि राष्ट्र हित में उठाए गए सकारात्मक कदमों को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। कारण असं की 7 वाजता संध्याकाळी माननीय प्रधानमंत्र्यांकडे ऑपरेशन सिंदूरला जे खासदार सगळे गेले होते, आम्हाला सगळ्यांना माननीय प्रधानमंत्र्यांनी 7 वाजता बोलवलेलं आहे। त्याच्यामुळे आम्हाला आमची सकाळी टेस्ट करून तिथे जायला कोविडची टेस्ट करायला लागते, ती टेस्ट करून आम्हाला वेळेत दिल्लीत पोचायचं आहे। पण मी बघते सकाळ मगाशी अमोल दादाही बोलले की सगळ्यांची भाषणं माझ्यामुळे कट झाली आहेत असा एक आरोप माझ्यावर झाला आहे। पण खरं तर आदरणीय पवार साहेबांचं 12:30 पाऊणला भाषण व्हायचं होतं, त्याच्यामुळे आपला काही फार वेळ मी घेणार नाही। पण आजचा हा वर्धापन दिनाच्या आपल्याला मी मनापासून सगळ्यांना शुभेच्छा देते। म्हणता म्हणता 26 वर्ष झाली, आजही तो दिवस आठवतो। शिवाजी पार्कचा तो भव्य दिवळ सोहळा, संगमाजी, तारिकभाई, संगमाजी आज नाहीत आपल्यात, तारिकभाई त्यांची माझी भेट होते अनेक वेळा। ते आज बिहारमधून निवडून आलेले आहेत, खासदार आहेत आमच्या सगळ्यांबरोबर। आणि मला आठवतं त्यावेळेस मला वाटतं प्रदेशाध्यक्ष पहिले हे माननीय भुजबळ साहेब होते आणि तो एक मोठा कार्यक्रम होता, एक काळ होता। कुणालाही वाटलं नव्हतं की 6 महिन्यात आपण सत्तेमध्ये येऊ आणि 6 महिन्यात आपण सत्तेत आलो आणि पूर्ण 18 वर्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जन्माला आला, तो 6 महिन्यातच सत्तेत बसला आणि सलग 15 वर्ष सत्तेत राहिला तो पक्ष। ह्याच्यात सगळ्यांचेच कष्ट आहेत, आदरणीय पवार साहेबांचं नेतृत्व, पण इथे बसलेले आणि असंख्य आज इथे नसलेले प्रत्येकाचं मोठं योगदान हा पक्ष बांधणीमध्ये आहे। त्याच्यात काही आपल्याबरोबर आज नाहीत, आबांची तर आठवण केल्याशिवाय कार्यक्रम पूर्णच होऊ शकत नाही। आबांचंही अध्यक्ष म्हणूनही मोठं योगदान होतं। आज अरुणभाई व्यासपीठावर आहेत, असे असंख्य, पिचड साहेब ते जरी नंतर आपल्याला सोडून गेले तरी त्यांचं योगदान आहे। ज्यांनी आपल्याबरोबर कधी ना कधी काम केलं त्याची नोंद माणसांनी आयुष्यात नेहमी ठेवली पाहिजे, जाणीव ठेवलेत, हेच आपले संस्कार आहेत। मला अनेक वेळा माझ्या मतदारसंघात परवाच आम्ही फिरत होतो भोरला, भोरचे लोक दिसतायत तिथे मला, आम्ही गाडीत मगाशी हा बसलाय विठ्ठल तिकडे, विठ्ठल आणि मीच चर्चा गाडीत करत होतो। विठ्ठल म्हणला ताई आपण बाकीचे भेटतात असं तसं काय हे ते, मी त्याला म्हणलं विठ्ठल, तो म्हणला तुम्ही टीका डायरेक्ट करत नाही त्यांच्यावर। म्हटलं हे बघ विठ्ठल, मी 4 इलेक्शन लढले, 3 इलेक्शनला त्यांनी माझी मदत केली आहे, एकाला विरोध केलाय, ठीक आहे, अभी 3 का बाकी आहे। त्याच्यामुळे जरी कधीतरी एका ताटात जेवलो असलो तरी ते एक वेळ विसरले असतील, पण माझ्यावरचे संस्कार मी नाही कधी विसरणार। त्यामुळे ठीक आहे, त्यांनी ज्यांनी जो मार्ग निवडला असेल त्यांना आपल्या शुभेच्छा आहेत। पण तुम्हाला ते दृश्य आठवत असेल, साताऱ्याचा असेल, जेव्हा शशिकांत शिंदेजींचा वाढदिवस होता, मला अजूनही आठवतं, सगळेच प्रचारात होतो। मला माझ्या ऑफिसमधून फोन आला की साहेब भिजलेले आहेत पूर्णपणे, काय झालं? मी शशिकांत शिंदेंना फोन केला, म्हटलं काय झालं, पाऊस झाला, काय झालं? ते म्हणले आम्ही केक कापतोय। म्हटलं कसला केक कापताय? इथे आम्ही एवढे टेन्शन मध्ये होतो, काय झालं, पाऊस झाला? ते म्हणले नाही पाऊस झाला, भाषण झालं, आम्ही आता केक कापतोय। म्हटलं मग आम्ही काय नाही, आणि लक्षात नाही आलं की तो एक फोटो, तो एक साताऱ्याचा फोटोनी 2019चं इलेक्शन पूर्णपणे फिरवलं। हीच महाराष्ट्राची आणि सगळ्यांची ताकद। त्यामुळे यश अपयश हे प्रत्येकाच्या आयुष्यात येत असतं, ते आपल्याही आलं। मी तो क्षण कधी विसरणार नाही, 2 जुलैचा। 2 जुलैला इथलेच पुण्याचे प्रेसवाले तिथे होते आणि त्यांनी विचारलं तुमचा पक्ष सगळा गेला, तुमच्या पक्षाचा विश्वासार्ह चेहरा कोण? तर त्यांनी विचारलं की तुमचा विश्वास देणारा चेहरा कोण? त्याच्यावर साहेबांनी हात वरती करून सांगितलं शरद पवार। हा स्वतःवर असणारा विश्वास आहे। मी माझे वडील म्हणून नातं म्हणून सांगत नाही, पण मी त्यांच्याकडे जेव्हा लांबून बघते तेव्हा मला असं नेहमी वाटतं ही जी आपण एकामेकासाठी मोटिवेशनल भाषणं करतो ना, लढेंगे जीतेंगे ये करेंगे,
ते कधीच त्याच्यासाठी थांबत नाहीत. कारण का त्यांचा स्वतःवर विश्वास आहे, त्यांच्या विचारावर विश्वास आहे. ज्या दिवशी तुमचा स्वतःवर विश्वास असेल ना, तर मग कुठलीही सत्ता, कुठलंही पद, कुठलं काहीही मायने नाही राखता. हे मला बोलणं सोपं असेल, तुम्हाला वाटत असेल, पण मी लवकर समाधानी होते. कारण का आपला संघटना ही कशासाठी पवार साहेबांनी उभी केली ह्याची विचारधारा आपल्याला माहिती असली पाहिजे. फायनल गोल काय? फायनल गोल तुमची सत्ता आहे का फायनल गोल तुमचा सर्वसामान्य मायबापची जनतेची सेवा आहे? ज्याचा उल्लेख आता केला ना अमोलदादांनी. मी अमोलदादा माझं कौतुक करत होते, निलेश लंके माझं कौतुक करत होते, त्याच्यात काही तथ्य नाही. 8च्या 8 राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जे खासदार आहेत ना, ते जेव्हा जेव्हा पार्लमेंटमध्ये उभे राहतात, एखादा मंत्र्याला लाजवतील, हेकलिंग होईल, पण 8ही एकही खासदाराला हेकल होत नाही आणि त्यांच्या भाषणाला दाद दिली जाते. त्यांच्या भाषणाला इम्पॅक्ट दिला जातो. पॉलिसी डिसिजन मध्ये आम्ही असतो. मी काल रात्री दिल्लीवरून आले. नवीन इन्कम टॅक्सचं बिल येणार आहे. त्या नवीन बिल्डिंगच्या इन्कम टॅक्स बिलमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं मत आहे, विरोधी पक्षात असलो तरी. ज्याचा उल्लेख मगाशी कोणीतरी केला, 1 नेशन 1 इलेक्शनचा. 1 नेशन 1 इलेक्शन मगाशी मला वाटतं निलेश भाऊच बोलले. 1 नेशन 1 इलेक्शन मध्ये बरेचसे पक्ष आहेत सत्तेमधले, सगळे नाही आहेत, थोडेच आहेत, पण विरोधी पक्षामधले 1 नेशन 1 इलेक्शनचा जो काही निर्णय होईल त्याच्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचं पद सगळ्यात मोठं आणि महत्वाचं असेल. हे वास्तव आहे या राज्याचं आणि देशाचं. त्यामुळे कुठलाही मोठा निर्णय जरी विरोधात असलो तरी मोठा जेव्हा निर्णय देशात होतो त्या पॉलिसी मेकिंग मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं मोठं मत देशात घेतलं जातं. हे वास्तव आहे या पक्षाचं देशामध्ये. आणि कालचीच एक गोष्ट सांगते. खरं तर मी माझं भाषण त्यांनीच सुरुवात करणार होते, मग माझं भाषण करायची वेळच नसती मला आली. तेवढंच माझं भाषण होतं. काल मी इंडिगोनी काल आले पुण्यावरनं माझी कमिटी मीटिंग करून, आणि माझ्या शेजारी सत्तेतले खासदार बसले होते. सत्तेतले खासदार मी आणि एक माणूस. तो माणूस आम्हाला काय ओळखत नव्हता. तो भारतीय आहे पण चायनामध्ये काम करतो. त्यांनी आमच्या दोघांना बोलताना पाहिलं आणि म्हणलं, तुम्ही दोघी राजकारणात आहात का? तो म्हणलं, हो आम्ही दोघंही राजकारणात. कुठल्या पक्षात आहात? म्हणजे काँग्रेसच्या विचारात का बीजेपीच्या विचारात? तर त्या व्यक्तीने इंग्रजीत सांगितलं एनसीपी. तो शेजारचा माणूस पटकन, जो मलाही ओळखत नव्हता त्यांनाही ओळखत नव्हता, म्हणाला, अच्छा शरद पवार एनसीपी. हा, आणि हे व्हेरीफाय पण करू शकता तुम्ही. मी शेजारच्याचं नाव आज सांगणार नाही, पण मीडियाला विचारायचं असेल तर फार लांब नाही जावं लागणार आहे. त्याच्यामुळे इट इज नॉट, हे परसेप्शन गेम नाही, हे वास्तव आहे. या पक्षाची स्थापना आणि ही 26 वर्ष ही तुमच्या सगळ्यांच्या कष्टांनी झालेली आहे. पण त्याच्याबरोबर संघर्ष येतो, अपयश यश येत असतं, प्रत्येकाच्या आयुष्यात येतं. म्हणून काय आपल्याला हतबल व्हायची गरजच नाही. उलट मला तर वाटतं खूप वेळा की बापरे, जेव्हा त्या लाडक्या बहिणींची नावं कमी होतात ना, कसं तुम्ही डिफेंड करणार आहे मला सांगा ना. जेव्हा शेतकऱ्याचं नुकसान होतं, ज्याचा उल्लेख आता सरांनी केला, देशमुख साहेब म्हणाले कर्जमाफी करणार करणार करणार. काल इथे आप्पासाहेब पवार बसलेत. काय परिस्थिती आहे शेतीची सांगा जरा, कांद्याची काय परिस्थिती आहे, दौंड इंदापूर बारामतीला जाऊन. आणि फक्त माझ्याकडे नाही, सगळीकडे राज्यात परिस्थिती आहे. सरसकट कर्ज माफी करावी ही मागणी मी राजकारणासाठी करत नाहीये, ही राज्यातली परिस्थिती आज आहे. महाराष्ट्रामध्ये आज गरीब कष्ट करणाऱ्या मुलांचे, अनाथ मुलांचे पैसे आज त्यांना मिळत नाहीये. स्कीम बंद होते. मी म्हणत नाहीये, ह्या सगळ्यांच्या चॅनलवर रोज दाखवलं जातं. काय फिस्कल डेफिसिट आहे. आता लोक म्हणतात फिस्कल डेफिसिट, ताई भाषण करते आम्हाला समजतच नाही. फिस्कल डेफिसिट म्हणजे येणारे पैसे आणि खर्च होणारे पैसे या दोन्ही मधली जी गॅप असते. प्रभाकर देशमुख साहेब आहेत, त्यांना फिस्कल डेफिसिट कळतं. जयंतरावनी तर फिस्कल डेफिसिटवर 10 वर्ष इथे अर्थमंत्री म्हणून काढलं. त्यांच्या काळात सगळ्यात कमी हे होतं, त्याच्यामुळे ते यशस्वी अर्थमंत्री म्हणून जयंतरावांकडे दिलं जातं. त्यामुळे आज राजकारण करत असताना विरोधातून जे सत्ता, पॉलिसी लेवलला काम केलं पाहिजे. आपण इलेक्शन्स येतील आणि जातील, पण पॉलिसी लेवलवर काम आणि विचार याच्यावर पक्षाने काम करणं गरजेचं आहे. माझी विनंती राहील, मी आदरणीय पवार साहेबांना विनंती करते या व्यासपीठावरनं की ह्या महिन्यानंतर दर महिन्याला
2 दिवसाचं वर्कशॉप हे ओपन ठेवा, ज्याला यायचंय त्यांनी यावं, पण आपली विचारधारा नक्की काय आहे, श्रद्धा ही असलीच पाहिजे, पण अंधश्रद्धा नसता कामा नये. तुम्ही आत्मचिंतन करून बघा, तुम्ही श्रद्धा आहे तुमची का अंधश्रद्धा आहे तुमची. पांडुरंगावर माझं प्रेम आहे आणि माझा डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आहे, मला मध्यस्थी लागत नाही त्याच्यामध्ये. श्रद्धा ती डायरेक्ट मध्ये असते, मध्ये ती अंधश्रद्धा येते. त्यामुळे आज पक्ष असताना पक्षाची विचारधारा याच्यात कंप्लीट क्लॅरिटी असली पाहिजे. त्याच्यामुळे ट्रेनिंग प्रोग्राम हे पक्षाने घेतलेच पाहिजेत. गाववाडी वस्तीवर महिन्याला मीटिंग झालीच पाहिजे आणि नवीन उमेदीने शून्यातून पक्ष उभे राहतात. इथे बघा, या पहिल्या 2 रो मध्ये मी किती जण बसले होते, हे सगळे साहेबांबरोबर 60 वर्ष कदम साहेब बसलेत, मगाशी गेले परत आले. ही जिद्द पाहिजे आपल्याला. दीज आर मेन मेड ऑफ स्टील. मग पाऊस येऊ दे, काय येऊ दे, काय येऊ दे, काही फरक पडत नाही, हे लढत राहतात, चालत राहतात. ही ताकद असली पाहिजे आणि ती फक्त भाषणात नाही, कृतीमधून केली पाहिजे आपण. त्यामुळे माझी फार अपेक्षा आहे, मी स्वतः पुढच्या महिन्यापासून राज्याचा दौरा करणार आहे. कारण का मला असं वाटतं की राज्याची परिस्थिती खरंच गंभीर आहे आज. अहो, ज्या हगवणे कुटुंबांना मी माझ्या लोकसभा मतदारसंघात माझ्या 3 इलेक्शनला त्या कुटुंबांनी काम केलंय. मला विश्वासच बसत नाही की ज्या पांडुरंग आपले हगवणेजी, ज्यांनी आदरणीय पवार साहेब, नाना नवले यांच्यावर 5 दशक काम केलं, अतिशय सुसंस्कृत काँग्रेसच्या विचाराचं कुटुंब, काय झालंय त्या कुटुंबामध्ये. शिकलेलं घर, त्यांची सून आज ती आत्महत्या करते हुंड्यासाठी. ह्या महाराष्ट्र आपल्याला हवाय. आपली नैतिक जबाबदारी नाही पक्ष म्हणून की हुंडामुक्त महाराष्ट्र करायची, काय फक्त सत्तेमध्ये जा एवढंच आपलं लक्ष आहे. चला आज निर्णय घ्या सगळ्यांनी की आजपासून पूर्ण ताकदीने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष या सगळ्या सामाजिक प्रश्नांसाठी राखीव उठेल आणि शून्यातून प्रश्न. आणि काय वेळ लागतो, महाराष्ट्र फिरूया ना, लोकांपर्यंत जाऊया. वाढव, ज्याचा उल्लेख निलेश लंकेनी केला, साहेब गाडीतून का फिरतात. आजकाल सगळ्यांचे फोटो येतात बाई त्या रील मध्ये, कोण कुठल्या विमानातून उतरतंय, हेलिकॉप्टर, काय 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 येत. खरंच आहे, सत्तेमध्ये तर विचारूच नका. आता त्याच्यावर मी आज बोलणार नाही, व्यासपीठ नाही आणि त्यांच्यावर टीका करायला मी आज उभी नाही राहिलेले. पण हे अस्वस्थ करणारी परिस्थिती आहे. जर राजाच जर विमानाने फिरत असेल तर त्याला माहितीच नाही ना प्रजाचे हाल चाललेत काय. त्यामुळे लोकांच्या अंतःकरणात जाऊन, घरात, वाडी वस्तीवर जाऊन बघा काय परिस्थिती झाली. तो फहाद म्हणला होता, राखीताईंना विचारा अर्बनायझेशनचे काय होते. त्या राखीताई रोज मुंबईत आंदोलन करतात. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींचा गांभीर्याने तुम्ही विचार करा. मला पुढे जायचंय, साहेबांचंही भाषण आहे, त्याच्यामुळे फार मी भाषण करणार नाही आज. पण पुढच्या वेळेस जेव्हा भेटू तेव्हा एक 15 दिवसामध्ये माझाही राज्याचा दौरा, पुढे कसं जायचं, वर्षाच्या मीटिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ह्या सगळ्याची माहिती तुम्हाला कळवली जाईल. पण एकच शेवटी जाताना सांगू इच्छिते की जेव्हा मी ऑपरेशन सिंदूरच्या ह्या कामासाठी गेले, हा मुद्दा खूप महत्वाचा आहे. मला एक माझं भाग्य की फुल ना फुलाची पाकळी, पण या देशाचे परराष्ट्र मंत्री कैलासवासी यशवंतराव चव्हाण म्हणून त्यांना परदेशी जायची संधी मिळाली देशाच्या वतीने. हे छोटंसंच असेल माझं, पण त्याच विचारांचा वारसा घेऊन मला तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने देशाचं नेतृत्व करून परदेशात जायची 4 राज्यात देशांमध्ये संधी मिळाली. हे माझं भाग्य आणि तुमच्यासारख्या असंख्य कार्यकर्त्यांचं, नेत्यांचे आशीर्वाद आहेत म्हणून मला ही संधी मिळाली. पण एक गोष्ट मला जाणवली तिथे की ज्या ज्या देशांमध्ये मी गेले त्या देशात पहिला प्रश्न मला विचारायचे ते की तुमचा महात्मा गांधींचा तुमचा देश आहे. आम्हाला फक्त तुमच्या देशात कोण आठवतं तर पंडित जवाहरलाल नेहरू आमच्याकडे येऊन गेले होते. त्यांनी केलेलं भाषण आजही आमची लोक वाचतात. इंदिराजींसारखं नेतृत्व ह्याच भारताने दिलं. काय आयर्न लेडी होती, त्यांच्याबद्दल आम्हाला अजून काहीतरी सांगा. म्हणजे आजही परदेशात तुम्ही गेला तरी आदरणीय मोदीजींबद्दलही चांगलंच बोलले. हा, गैरसमज नसावे. पण त्याचबरोबर जेव्हा ते माननीय प्रधानमंत्र्यांची विचारपूस आणि शुभेच्छा देत होते तेव्हा प्रधानमंत्र्यांबरोबर आणि कोटी आपली जनतेबरोबर ते महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिराजींबद्दल ही बोलत होते. हे आपल्याला विसरून चालणार. आणि जगामध्ये इजिप्त, साऊथ आफ्रिका, इथिओपिया,
कतार या सगळ्या देशांमध्ये, आणि हा अनुभव मला नाही आला, 7 अध्यक्षांशी मी बोलले, 7 जे ग्रुप्स होते 7 ग्रुप्सचा हो अनुभव आला. त्यामुळे हे विचार, हे जे महात्मा गांधींचे विचार आहेत तेच घेऊन आपल्याला पुढे जायचंय. आणि हा कैलासवासी यशवंतराव चव्हाणांचा महाराष्ट्र आहे आणि तो महाराष्ट्र, ती विचारधारा घेऊन आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पुन्हा एकदा भरारी घेईल, लढेंगे और जीतेंगे. त्यामुळे त्याची तुम्ही काही काळजी करू नका. आज प्रशांत दादा तुमच्या सगळ्या पुण्याच्या टीमच्या प्रयत्नातून माननीय जयंत पाटलांच्या नेतृत्वाखाली अतिशय उत्तम हा कार्यक्रम आज इथे झाला. आज फक्त मला आणि बाप्पांना लवकर निघायची परवानगी आपण द्यावी. आणि या सगळ्या खासदारांचं मी पुन्हा पुन्हा कौतुक करते, फौजियाताईंचंही, की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा पार्लमेंटमधला सगळ्यात हाय परफॉर्मिंग पक्ष आहे. याचा सार्थ अभिमान मला आहे, या सगळ्यांचा मला अभिमान आहे. पुन्हा एकदा 26 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या वर्धापन दिनाच्या मनापासून शुभेच्छा देऊन पांडुरंगाला एवढीच प्रार्थना करते, बाबा चांगला पाऊस पडू दे आणि अडचणीत आलेला माझा शेतकरी त्याला न्याय मिळू दे, एवढंच म्हणून आपली रजा घेते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय आघाडी. धन्यवाद मॅडम. यानंतर देशाच्या राजकारणातील भीष्म पिता. अब वक्त हो चला ब्रेक का. ब्रेक के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें. धन्यवाद. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर.